हेलो स्टूडेंट्स। हम अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि सिटीज़ की क्या हालत थी। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड की। कंट्री साइड का मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस। विलेजेस में देयर वुड बी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैड अ सीवियर प्रॉब्लम। सीवियर प्रॉब्लम से मतलब है कि यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसलिए सीवियर विंटर। और इसी ठंड की वजह से हार्वेस्ट यहाँ पर पूरी तरह ख़राब हो जाती थी। फसल ख़राब हो गई, पर यहाँ पर पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सो द प्राइजेज ऑफ द ब्रेड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ब्रेड फ्रांस का स्टेबल फूड था। जैसे जैसे ब्रेड की प्राइजेस बढ़ने लगी, लोग भी वहाँ के आक्रोशित होने लगे। दे डिड नॉट हैव इनफ मनी कि वे अपने परिवार की पूर्ति कर सकें। गुस्से में लोग बेकरीज की लाइन में खड़े रहते थे कि ब्रेड मिल जाएगी। एट द सेम टाइम बेकर्स वर ऑल्सो वेरी मीन एंड सेल्फिश। दे वर एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन। दे होर्डेड सप्लाईज। दे वर नॉट गिविंग द ब्रेड। वो ब्रेड ही अवेलेबल नहीं कर रहे थे। लोगों को और गुस्सा आने लगा। तो एंग्री क्राउड which was mainly comprised of women of French society, इन्होंने ब्रेड की शॉप पर अटैक करना शुरू कर दिया। और एट द सेम टाइम एक खबर आती है कि राजा ने पेरिस में अपनी सेना भेज दी है। लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए राजा को अपनी सेना भेजनी पड़ी। आर्मी भेजने से लोगों को और गुस्सा हो गया। लोगों को ये लगा कि राजा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा है, ऊपर से और सेना भेज दी। 14 जुलाई को क्राउड और ज़्यादा आक्रोशित हो गया एंड वेंट टू डिस्ट्रॉय बास्टाइल। बास्टाइल क्या था? बास्टाइल वॉज ए सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। किंग की पावर का एक सिंबल था। ये एक बहुत बड़ा जेल था। फ्रेंच सोसाइटी जब भी राजा के अगेंस्ट कोई बात करता था फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, तो राजा उसे उस जेल में भेज देता था। इसी जेल को, इसी पावर के सिंबल को लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लिबरेटेड प्रिजनर्स। अब ये जो बास्टाइल था, ये बास्टाइल एक बहुत बड़ी जेल थी। तो यहाँ के जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया। और ये सारे प्रिजनर्स पेरिस में एक जीत के तौर पे इन्होंने यहाँ मार्च पास्ट किया था। और इट वॉज ए ग्रेट सिम्बॉलिक इवेंट, वन विच इज़ स्टिल सेलिब्रेटेड इन फ्रांस एवरी ईयर। द ग्रेट फियर 1789। अब क्या हुआ बच्चों कि लोग थोड़े शांत हो गए। तभी एक और अफवाह फैलने लगी कि बड़े बड़े लॉर्ड्स ने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हायर करे हैं। मतलब कि लॉर्ड्स, बड़े बड़े लॉर्ड्स जो थे वो गुंडे लेकर लोगों की फसल खराब करने आ गए। लोगों को गुस्सा आने लगा कि ऐसी सिचुएशन में लोगों को लगा कि बिफोर दे कम एंड डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स, हम क्यों ना पहले उनकी ही बिल्डिंग्स को ख़त्म कर दें। इसलिए एंग्री पीजेंट्स बड़े बड़े लॉर्ड्स के यहाँ जाकर लूटपाट करने लगे। सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय करने लगे। अब हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए थे। शहरों में, गाँवों में पीजेंट्स, वर्कर्स, हर कोई स्ट्रीट पर था। अब लुई डर गया। अब उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। असेंबली को रिकॉग्नाइज्ड करते ही असेंबली ने अगस्त डिक्री 1789 में पास कर दी। इससे सारे फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिए और जो बर्थ प्रिविलेजेस थे वो भी ख़त्म कर दिए। चर्च से सारी लैंड भी कॉन्फिस्केट कर ली गई, मतलब जब्त कर ली गई।
सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फ्रांस कर्ज में था, अब वो सब खत्म हो गया था क्योंकि थर्ड स्टेट के लोगों ने सारा पैसा फर्स्ट और सेकंड स्टेट से निकलवा लिया था। The civil constitution of the clergy. The National Assembly resolved the immediate financial crisis by seizing church lands, putting the church under the control of the state with the civil constitution of the clergy. बच्चों अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। 1791 में उन्होंने पहला ड्राफ्ट भी बना लिया। मेन ऑब्जेक्टिव्स हमें पहले हमें पता थे, तो ये कि मोनार्ची पावर कम करना था। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी में अपन पढ़ चुके हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने जैसे बताया था वैसे लोगों ने किया, पावर्स को डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आ गई थी। लॉज बनाने के लिए इलेक्शंस होते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसका पहला पेज दैट वाज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अब बच्चों द नेशनल असेंबली, इसमें महिलाओं का कोई नाम नहीं था। इसमें मैन को ही सिटीजन्स का दर्जा मिला है। इसमें इस डिक्लेरेशन में ओल्ड फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल ऑफ देम इन राइट्स को बोला गया था। इनएलिएनेबल मतलब कि दे कांट बी टेकन फ्रॉम यू, दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। बच्चों अभी देखेंगे हम कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन था। अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे दे यूज टू इलेक्ट इलेक्टर्स एंड दीज इलेक्टर्स यूज टू सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। फ्रेंच सोसाइटी में दो तरह के सिटीजन्स होते थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते थे, दे हैव राइट टू वोट। पैसिव सिटीजन्स को वो होते थे जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसमें वुमेन होती थी और वो लोग भी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। ये सब पैसिव सिटीजन्स होते थे। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? ओनली मैन अबाउट 25 years of age and also who had land, who paid taxes equal to the 3 days laborers wage। जो 3 दिन के लेबर का वेज देता था वो टैक्स वो चुनाव में वोट डाल सकता था। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप पूरे करते हो तो यू वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स और इसीलिए ये वोट भी डाल सकते थे। अब बच्चों वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब क्या होता है कि हमने देखा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया और लुई फाइनली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग ऑन ट्रैक। अब क्या हुआ कि किंग लुई 16 ने इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ही डिड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की।
but secretly he negotiate with the king of Persia, because the king of Persia was very important and very very powerful person. Before he went to Persia, सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज के राजा were trying to suppress the French Revolution in the France. Why? Because they were scared that if this is happening in the France today, then same thing is going to happen later in other state. तो सबने मिलकर रिवॉल्यूशनरी लोगों को दबाना शुरू कर दिया. बट बिफोर द किंग एंड हिज एलाइज कुड डू एनीथिंग, नेशनल असेंबली गॉट टू नो अबाउट इट. और नेशनल असेंबली ने कहा कि हम पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार डिक्लेयर करते हैं. अब आप कहोगे कि वाई ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया. आपको याद होगा कि मैरी एंटोनी जो कि क्वीन थी फ्रांस की, शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया. हर लाइफ स्टाइल वॉज सो लेविश एंड रॉयल, सो फ्रेंच सिटीजन हेट हर. सो नेशनल असेंबली 1792 अप्रैल पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया. समझ में आया बच्चों नेशनल असेंबली ने क्यों वार डिक्लेयर कर दिया? नाउ बच्चों, दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वार. इट वॉज द वार विद द किंग एंड एरिस्टोक्रेट. मतलब कि रिच पीपल और राजा के बीच में ये लड़ाई थी. इट वॉज द वार बिटवीन कॉमन एंड रिच पीपल. और इसी वार में थाउजेंड्स की तादाद में वॉलेंटियर्स ने आर्मी ज्वाइन की, बिकॉज दिस वॉज द वार ऑफ द कॉमन पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज. ऑल ओवर यूरोप रिवॉल्यूशनरीज, the one of patriotic song which got very very famous in French Revolution is Marseillais. एक जगह का नाम है, मर्सलाइज एक जगह का नाम है. वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भाग लिया था. एंड दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर डी एल एंड इट इज़ संग बाय एवरीबडी. लोग जब इसे गाते थे तो उन्हें पेट्रोइटिक फीलिंग होती थी, नेशनलिस्टिक फीलिंग होती थी. जब फ्रांस एक नेशन बन गया तो मर्सेलाइज फ्रांस का नेशनल एंथम भी बन गया. बच्चों ऑफ द सेंट क्लूटोज, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द रोल ऑफ पॉलिटिकल क्लब के बारे में. बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल क्लब भी थे. फ्रांस में जब पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही थी तो पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट दे डोंट रियली नीड टू बी अंडर रूलर. और जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट हैड ओनली गिवन पॉलिटिकल राइट्स टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए जो सोसाइटी के प्रॉस्पिरियस लोग नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि दे शुड कंटिन्यू विद द रिवॉल्यूशन. और ऐसा ही हुआ. दिस वॉज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी क्लब. उसका नाम था जैकोबिन क्लब. इसके जो मेंबर्स थे वे लेस प्रॉस्पिरियस फैमिली से आते थे. इसके साथ साथ वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी. उन्होंने भी अपने खुद के क्लब बनाए पर उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इस बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ेंगे. इसके मेंबर्स जैसा कि बताया बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पिरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, प्रिंटर्स, डेली वेजेस वर्कर्स एक्सेट्रा. अब भाई क्लब है तो लीडर्स तो होंगे ही. लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. क्लब के मेंबर्स वर प्लानिंग फॉर अपराइजिंग. क्लब के मेंबर्स जो थे वो रेडिकल थे, एक्टिव थे. इनका पहनावा भी बहुत अलग था. दे यूज टू वियर स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स,
रेड कैप पहनते थे जो कि लिबर्टी का सिंबल था। ये अपने आप को बाकी की फ्रेंच सोसाइटी के लोगों से अलग बताना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू पुट इट अक्रॉस दैट इवन द पुअर पीपल हैव पावर इन दैम, मेटल इन दैम। दे वर ड्रेस अप लाइक अ पुअर एंड ऑल्सो सैन क्लूटॉस, मतलब कि नी ब्रीचेस बिल्कुल नहीं पहनते थे, लाइक रेस्ट ऑफ द रिच फ्रेंच सोसाइटी। अब इनकी अपराइजिंग्स जारी थी क्योंकि पेरिस के लोग खुश नहीं थे एंड दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दीज पीपल गॉट द सॉल्यूशंस थ्रू जैकोबिन क्लब्स। बच्चों अब द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1792 में एक अपराइजिंग की प्लानिंग हो गई। ये सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इकट्ठा होकर देवर वॉकिंग और ये जा रहे थे पैलेस ऑफ टुलेरीज, क्योंकि ये पैलेस किंग लुई को बिलोंग करता था। ये बहुत ये लोग बहुत गुस्से में थे एंड दे वेंट एंड किल्ड ऑल किंग्स गार्ड एंड नीड किंग हॉस्टेज। सो गार्ड्स को मारकर राजा को बंधक बना लिया। फिर राजा को हॉस्टेज में रखकर दे डिड एन इलेक्शन। ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द वोटिंग राइट्स। नॉन प्रॉपर्टी वाला कोई पार्ट नहीं था। 21 से ऊपर वाले सबको वोट डालने का राइट था। महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट नहीं था। सो इलेक्शंस हुए तो नई असेंबली तो बननी ही थी। उस असेंबली का नया नाम था कन्वेंशन एंड दिस असेंबली डिसाइडेड in 1792 that monarchy had to be abolished. Now we don't want कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, अब हमें फुल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिपब्लिक चाहिए। इसी तरीके से इस असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया और बोला कि मोनार्की ख़त्म हो गई। अब मोनार्की जब ख़त्म हो गई तो मोनार्क भी ख़त्म होगा ही। राजा लुई और रानी एंटिनो बोथ वर सेंटेंस्ड डेथ बाय कोर्ट और रीज़न दिया गया ट्रीसन का, मतलब कि दैट यू हैव नॉट बीन ट्रू टू योर ओन पीपल। देन 21 जनवरी 1793 दे वर पब्लिकली एग्जीक्यूटेड एट द पैलेस और इस एग्जीक्यूशन को पूरे फ्रांस ने खुश होकर देखा।